अध्याय 1011 देवताओं के निशान। एक बार फिर शापित कुर्सी पर वापस आकर नीरो ने खुद को ये सोचते हुए पाया कि उसे क्या करना चाहिए। ये स्पष्ट था कि उसे मदद के लिए अपने पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे खुद ही कदम उठाने की जरूरत थी। मित्र, फिलहाल मेरे पास कोई नहीं है। नीरो ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। उसने कई संभावित परिदृश्यों पर विचार किया जिनका वह उपयोग कर सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी वर्तमान स्थिति के लिए व्यवहार्य नहीं लग रहा था। वह किसी तरह से इन महान पिशाचों को धोखा देने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन वह वास्तव में हेरफेर करने में माहिर नहीं थी। वह हमेशा से ही बल पर निर्भर रहने वाली एक व्यक्ति रही थी, और उसे बहुत संदेह था कि ये अभिमानी महान पिशाच उसके जैसे एकमात्र प्रयोगात्मक विषय की बात सुनेंगे। एकमात्र व्यवहार्य विकल्प जो वह सोच सकती थी वह था बल। लेकिन यदि मैं बल का प्रयोग भी करूं, तो भी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस स्थिति से अकेले बाहर निकल सकूं, नीरो ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसने महसूस किया कि सुई ने फिर से उसकी बांह को छुआ है। उसके हृदय में एक अजीब सा गुस्सा उमड़ पड़ा, जब उसने महसूस किया कि उसके शरीर का इस्तेमाल उसकी सहमति के बिना फिर से किया जा रहा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? इस शरीर को अपवित्र करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे इस हालत में पहुंचाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा फायदा उठाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे साथ कुछ भी करने की अनुमति केवल मेरे प्यारे डैडी को है। चिढ़ाने वाले, चिढ़ाने वाले, चिढ़ाने वाले, चिढ़ाने वाले, ये नीच प्राणी। रुकना। हा हा। कुलीन पिशाच कांप उठा और जल्दी से नीरो से दूर चला गया। क्या तुमने कुछ कहा? आप कल्पना कर रहे होंगे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बेवकूफ, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर उसका मुंह बंद है तो वह कुछ कैसे बोल सकती है? क्या तुम पागल हो? ये हवा का असर रहा होगा। मेरे पीछे हवा है, वह एक बंद आधार है। महान पिशाच ने अपने साथी की बात सुनकर घृणा से सोचा। हम शायद। खैर, चलो जारी रखते हैं। कुलीन पिशाच ने इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म करने की कोशिश की। किसी कारण से उसे लगा कि अगर वह यहां रहा तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। मैंने कहा। नीरो के सफेद बाल कुछ सेकंड के लिए चमकदार लाल शक्ति के साथ तैरने लगे, उसके सिर पर नसें उभर आईं, उसकी आंखें ड्रैकनिक स्लिट्स में बदल गईं, उसका मुंह तीखे दांतों में बदल गया जो उसके बंधनों को इस तरह फाड़ रहे थे जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। रुको। दोनों महान पिशाच जमीन पर गिर पड़े और नीरो को आतंक भरी आंखों से घूरने लगे। एक कमजोर और कमजोर छोटी लड़की की जगह उनके सामने एक विशाल सफेद ड्रैगन खड़ा था जिसकी लाल आंखें चमक रही थी, जिससे उन्हें कीड़े जैसा महसूस हो रहा था। उसके बंधनों से मुक्त होकर लाल शक्ति से ढका एक विशाल ड्रैकोनिक हाथ नीरो के हाथ से निकला और दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। नीरो ने उन्हें उसके चेहरे के करीब ला दिया। दरार। दोनों व्यक्तियों के शरीर हाथ के दबाव से कई टुकड़ों में टूट गए। आह हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को अपवित्र करने की? कीड़े, यहाँ क्या हो रहा है? कई महान पिशाच प्रयोगशाला में प्रवेश कर गए और एक अविश्वसनीय स्थिति देखी। नीरो की नजर कुलीन पिशाचों पर पड़ी, एक ऐसी नजर जिसने उन्हें और भी ज्यादा भयभीत कर दिया। क्या आप जानते हैं कि एक शिकारी के सामने खड़े होने का क्या मतलब होता है? ये वही एहसास था जो वे दोनों इस समय महसूस कर रहे थे। ये गंदी जगह, ये जगह जिसने मेरे शरीर को अपवित्र किया है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। अगर यह अस्तित्व में रहा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नीरो की विकृत आवाज लगातार विकृत होती जा रही थी। उसकी एक समय की लाल शक्ति बैंगनी रंग के साथ काली होने लगी। गायब हो जाओ। नीरो के मुंह में शक्ति का एक गोला बना और एक शक्तिशाली बैंगनी सांस कुलीन पिशाचों की ओर उड़ी। जिस क्षण शक्तिशाली सांस पिशाच सरदारों को छूती, समय ठहर जाता और अगले ही क्षण वास्तविकता दर्पण की तरह बिखर जाती और वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती। नीरो उलझन में चारों ओर देखती है, वह कथनीय क्रोध की भावना उसके शरीर से गायब हो गई जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। उसने खुद को पहले से भी अधिक उलझन में पाया। वह क्या था? अपने शरीर को देखते हुए वह फिर से कमजोर महसूस करने लगी, लेकिन उसके क्रोध की यादें अभी भी उसके अस्तित्व में मौजूद थी। उसने फिर से उस शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से कुछ भी नहीं निकला। आखिर वह क्या था? डॉट डॉट डॉट। विक्टर के साथ। खैर, यह एक दिलचस्प घटनाक्रम है ना?
विक्टर ने सोचा, जब उसने उत्सुकता भरी निगाहों से नीरो को देखा, खासकर उसकी आत्मा को। उसकी आत्मा दुर्स्वप्न रूप में मेरे सार से भर रही है। देवत्व जैसी वर्तमान अवधारणाओं को जगाने के बजाय वह मुझे एक स्रोत के रूप में उपयोग कर रही है। शब्द के सबसे सच्चे अर्थों में वह मेरी देवी बन रही है। विक्टर गर्व से मुस्कुराया। उसने इस स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। उसकी दत्तक बेटी उसकी अपनी बेटियों से भी ज्यादा खास निकली। नकारात्मकता और सकारात्मकता के आदिम तत्व जो देवताओं के लिए हैं, अवधारणाओं के रूप में ऊर्जा का एक स्रोत, विक्टर नीरो के लिए उसी तरह का अस्तित्व बन रहा है। नीरो जिस दिव्यता को जगा रही है, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा विक्टर के दुर्स्वप्न रूप से आती है। शब्द के सबसे सच्चे अर्थों में वह एक एल्ड्रिच भगवान बन रही है। यदि योल विक्टर और अजाटोथ की ऊर्जा से उत्पन्न एक एल्ड्रिच आदिम है, तो नीरो एक एल्ड्रिच भगवान है जो विक्टर की ऊर्जा को एक अवधारणा के रूप में उपयोग करता है। लेस देन सर्वनाश ग्रेटर देन। इस ब्रह्मांड विज्ञान से बाहर की एक अवधारणा, जो इसके नियमों से बंधी नहीं है। एक अवधारणा जो शब्द के सही अर्थों में हर चीज के लिए सर्वनाश ला सकती है। भले ही उसने अभी तक देवत्व के लिए कदम पूरे नहीं किए हैं, लेकिन मेरे दुर्स्वप्न रूप की अस्थिर प्रकृति के कारण अत्यधिक क्रोध में उसने उस देवत्व के एक अंश का उपयोग किया। नीरो जिस देवत्व को जागृत कर रहा है उसका विश्लेषण करते हुए उसने महसूस किया कि क्रोध ईंधन के रूप में कार्य करता है। वह जितनी अधिक क्रोधित होती गई, उसकी अवधारणा उतनी ही अधिक फैलती गई, एक बिंदु तक जहां क्रोध को अब ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके चारों ओर अस्तित्व ही ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। सचमुच एक अलौकिक भगवान। यदि हम काली को संदर्भ मानकर अस्तित्व के उसी नियम का पालन करें, तो भविष्य में नीरो अपनी दिव्यता को प्रशिक्षित करके मेरी बेटी योल के समान बन सकती है। विक्टर संतोष में मुस्कुराया। काली, जो ध्यान कर रही थी, ने विक्टर को देखते हुए अपनी बाईं आंख को थोड़ा खोला, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वह ध्यान कर रही थी, लेकिन उसकी इंद्रियां काफी सक्रिय थीं, सभी विक्टर और उसके आसपास हो रही घटनाओं पर केंद्रित थी। यद्यपि वह ये नहीं देख पा रही थी कि वास्तव में क्या हो रहा था, फिर भी वह जानती थी कि उसके आसपास जो कुछ हो रहा था, वह बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए यदि संभव हो तो वह कोई भी विवरण चूकना नहीं चाहती थी। और उस विचार के कारण वह सफेद बालों वाली लड़की के चारों ओर ऊर्जा को इकट्ठा होते हुए महसूस करने में कामयाब रही। अपनी आंखें खोलकर उसने नीरो को देखा, जो अब गद्दे पर नहीं लेटा था, बल्कि तैर रहा था, जबकि काले रंग की परछाई वाली बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर को ढंक रही थी। उसके छोटे, चिकने सफेद बाल बदल गए, वे कमर तक बढ़ गए और भी ज्यादा जंगली हो गए, जिसके सिरे शेर के अयाल की तरह खड़े हो गए। नीरो के शरीर के हर हिस्से से शक्ति निकल रही थी, एक अज्ञात और बहुत खतरनाक शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो विक्टर के उस रूप से काफी मिलती जुलती थी जिसका उसने कभी सामना किया था। लड़की के शरीर में बदलाव दिखने लगा, जैसे जैसे संख्या घटती गई, घर में बीतते वर्षों को चिन्हित करते हुए, उसका शरीर आकार में बढ़ता गया और 190 सेमी लंबा हो गया। उसके स्तन बड़े, लेकिन अत्यधिक नहीं, वह पूरी तरह से संतुलित थी। उसका शरीर अधिक सुडौल और मांसल हो गया, लेकिन विशाल मांसपेशियों की तरह बदसूरत तरीके से नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह सघन और शक्ति से भरा हुआ। स्पष्टतः उसका अस्तित्व इस तरह से बढ़ रहा था कि वह युद्ध के लिए अधिक व्यवहार्य हो सके, तथापि वह अपनी सुंदरता को बनाए रखना नहीं भूल रही थी, जो संभवतः विक्टर की सुंदरता की दिव्यता के कारण था। इससे पहले कि काली कुछ कह पाती, उसने ऑफिस के शरीर को काली ऊर्जा से ढका हुआ देखा। हालांकि नीरो के विपरीत, काली देख सकती थी कि यह किस प्रकार की ऊर्जा थी। यह ऊर्जा अज्ञात नहीं थी। लेकिन हालांकि यह ऊर्जा उसकी बहन की तरह अज्ञात नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में बनने वाली दिव्यता सबसे खतरनाक में से एक थी। काली ने ऑफिस से आने वाले लेस देन अनंत ग्रेटर देन के निशान महसूस किए। यह अवधारणा उसके स्वयं के विनाश जितनी विनाशकारी नहीं है, लेकिन इसके उपयोग उतने ही खतरनाक है। ठीक वैसे ही जैसे उसकी बहन ऑफिस हवा में तैरती थी, उसका शरीर बदलने लगा, वह बढ़ने लगी, लेकिन नीरो के विपरीत उसके बदलाव इतने बड़े नहीं थे। वह बस 185 सेमी की ऊंचाई तक बढ़ी, और उसका शरीर नीरो से ज्यादा भरा हुआ हो गया। उसके नितंब जी कब तक बढ़ गए, और उसके नितंब मोटे और गोल हो गए। यदि नीरो सुडौल और योद्धा जैसी सुंदरता का प्रतीक था, तो ऑफिस सुंदर, गॉथिक और गोल मटोल सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता था। दो नए राक्षस।
बिल्कुल उसकी बाकी बेटियों की तरह काली ने आह भरी। वह विक्टर की कुछ बेटियों से मिल चुकी थी, और चाहे वे कोई भी हों, उन सभी में अपार संभावनाएं थीं। वे सभी अपने अपने क्षेत्र में राक्षस थीं। काली को उन देवताओं के लिए दया आ गई जो भविष्य में विक्टर के गुट का सामना करेंगे। जिस प्रकार काली ने ऑफिस से आने वाले इन परिवर्तनों को महसूस किया, विक्टर ने भी ऐसा ही महसूस किया। लेकिन काली के विपरीत, विक्टर ने काली की तुलना में अधिक चीजें देखीं। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। मेरी बेटी पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हो, कीड़ा। उसने नाक भांज सिकोड़ी। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। विक्टर के पीछे पंख उभर आए, और उसके शरीर से एक बैंगनी शक्ति निकली और ऑफिस की ओर उड़ गई। जल्द ही आदिम का प्रभाव ऑफिस से गायब हो गया, और अगले ही पल लेस देन अनंत ग्रेटर देन की अवधारणा बदल गई। ऑफिस को अनंत के आदिम से ऊर्जा प्राप्त करने के बजाय, वह स्वयं विक्टर से ऊर्जा प्राप्त करेगी, विशेष रूप से उसके दुष्वप्न रूप से, जो उससे नीरो की तरह लेस देन अनंत ग्रेटर देन के पहलू के साथ एक एल्ड्रिच भगवान में बदल देगा। NOWELL-BE-IN.CO। मेरे अलावा किसी का भी मेरी बेटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई भी नहीं। विक्टर के विचार निश्चित थे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने किसी आदिम को नाराज किया है या नहीं। कोई भी उसकी बेटियों को नहीं छूता था। दुष्वप्न रूप से प्राप्त अपनी ऊर्जा का सावधानीपूर्वक उपयोग करते हुए, उसने ऑफिस की जागृत दिव्यता अवधारणा द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसा कुछ जो वह नीरो से प्राप्त अवलोकनों के कारण तुरंत कर सकता था। एक राक्षसी प्रतिभा के रूप में, जिसने हमेशा अपने नियंत्रण के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था, ऐसा करने के लिए अपने दुष्वप्न रूप से थोड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करना मुश्किल नहीं था। मुझे लगता है कि मैं अपनी पत्नियों और बेटियों के लिए भी ऐसा ही कर सकता हूं, उन्हें इस अस्तित्व के प्रभाव से बाहर रखकर। विक्टर ने सोचा, लेकिन उसने अभी तक इन विचारों को आगे नहीं बढ़ाया था। आखिरकार, वह ऑफिस को बदलने में सिर्फ इसलिए कामयाब रहा क्योंकि वह देवत्व के अपने शुरुआती दौर में थी। उसने जो किया वह उनकी पत्नियों और बेटियों जैसी पूरी तरह परिपक्व देवत्व की तुलना में उनके शुरुआती दौर में आसान था। उनकी देवत्व उसके अस्तित्व का हिस्सा थी, इसलिए यह अब जो कर रहा था उससे कहीं ज्यादा जटिल काम था। लेकिन जब उन्होंने इस विषय पर और अधिक अध्ययन किया और अपनी पत्नियों और बेटियों के अस्तित्वगत हिस्से को सुरक्षित रूप से बदलने में सक्षम हो गए, तब भी यह विचार भविष्य के लिए एक योजना के रूप में बना रहा। सौभाग्य से, मैं इतना समझदार था कि उन सभी में अपनी ऊर्जा के निशान छोड़ पाया। इससे मैं किसी को भी उन पर नकारात्मक प्रभाव डालने से रोक सकता हूं। विक्टर ने अपने अतीत पर गर्व महसूस करते हुए सोचा। जब ये सब हुआ तो काली ने हैरान आंखों से सब कुछ देखा। यद्यपि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी कि उसने क्या देखा, फिर भी उसके मन में धारणाएं थीं, और उनमें से प्रत्येक धारणा दूसरी धारणा जितनी ही भयानक थी। काली ने बड़ी मुश्किल से निगला और खुद को शांत करने की कोशिश की, जो अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। विक्टर ने काली की ओर देखा। उन गहरी लाल बैंगनी आंखों में देखते हुए काली को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, और वह जल्दी से बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं पता। विक्टर कुछ सेकंड तक काली को घूरता रहा और फिर अपनी बेटियों की ओर देखते हुए बोला, तुमने जो देखा उसे किसी को मत बताना। उसने अपना अनुबंध इस्तेमाल किया। काली ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। अध्याय 1012 ओत्सुकी हाना। इस बीच बाहरी दुनिया में झूठी वास्तविकता के भीतर चीजें पूरी तरह से अलग थीं। ऑफिस अपनी मां हाना को गले लगाती रही, जो अब बहुत सुरक्षात्मक महसूस कर रही थी। आखिरकार, उसने कभी अपनी बेटी को उसकी उपस्थिति पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया करते नहीं देखा था। ऑफिस एक शांत और दयालु लड़की थी। जब वह सोचती थी कि किसी ने उसे चोट पहुंचाई है या डराया है तो उसका दिल नरक की आग की तरह जलने लगता था। उसके विचार और भी अधिक जानलेवा हो गए जब उसने अपनी बहनों की कल्पना की। उसने घृणा में ये शब्द उगल दिया, हाना के लिए व्लाद की पत्नियां सांप से ज्यादा कुछ नहीं थीं। वे उसकी बहनें नहीं थीं। उसकी एकमात्र बहन अब जापान में अपने कबीले में सुरक्षित है। वह व्लाद के अनुरोध पर इस स्थान पर आई थी, लेकिन उसे अपने इस निर्णय पर पूरी तरह से पछतावा है। वाइपरों का ये घोंसला उसकी खूबसूरत बेटी को पालने के लिए कोई जगह नहीं है। एक समय सौम्य रही हाना के मन में जब जानलेवा विचार आ रहे थे, तब ऑफिस अपनी मां को गले लगा रही थी, जो उसे कहीं ऐसी जगह ले गई थी जहां उसकी कोई परवाह नहीं थी।
ऑफिस स्वयं भी इस बात से आश्चर्यचकित थी कि अब जब वह शांत थी तो उसने सोचना बंद कर दिया था और उसकी प्रतिक्रिया तीव्र थी। यद्यपि अब वह एक बच्ची की तरह हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके विचार उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां वह वास्तव में बच्ची बन गई है। वह अभी भी अपनी वयस्क मानसिक क्षमताओं को बरकरार रखती है। वह अपने पिता के साथ हुई हर बात को याद करती है और सहज रूप से जानती है कि यह झूठ नहीं था। इस झूठी हकीकत में भी वह अपने पिता को कभी नहीं भूलेगी, जिन्होंने उसे व्यावहारिक रूप से सब कुछ सिखाया, प्रशिक्षण से लेकर सोचने तक और कैसे व्यवहार करना है। ऐसी शिक्षाएं जो उसे न केवल उसके पिता ने बल्कि उसकी दूसरी माताओं ने भी सिखाई थी। हाना अपनी बेटी को अपने निजी कमरे में ले गई और उसे सुरक्षात्मक ढंग से अपनी गोद में उठा लिया। उसकी नौ काली पूंछें लगभग सम्मोहित करने वाली मुद्रा में उसके पीछे हिल रही थी। ये पूंछें जल्द ही सख्त हो गईं जब उसे लगा कि कोई आ रहा है। दरवाजा खोला गया और जल्द ही व्लाद प्रकट हुआ। लंबा कद, पूर्ण कवच पहने, लंबे काले बाल, रक्त लाल आंखें तथा उससे मेल खाती दाढ़ी, वह राजा से अधिक एक बुरे सेनापति जैसा दिखता था। यह उसका वह रूप था जब वह अपने राष्ट्र के आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ता था। क्या हुआ, हाना? व्लाद की भारी मोटी आवाज सुनाई दी। व्लाद की बातें सुनकर हाना की निगाहें और भी तीव्र हो गईं। वह उसकी बकवास में नहीं फंसी। वह अच्छी तरह जानती थी कि दूसरी महिलाएं कैसे काम करती हैं। वह जानती थी कि व्लाद को पहले से ही पता होगा कि क्या हुआ था। तुम्हें क्या लगता है, व्लाद, क्या हुआ? हाना ने थूकते हुए कहा। हाना एक सज्जन महिला थी, जो शायद ही कभी लोगों पर क्रोधित होती थी, लेकिन वह काय नहीं थी। वह किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाती थी। उसका अपना स्वाभिमान था और उसका अपना उबाल बिंदु था, आमतौर पर उसके करीबी लोग। व्लाद ये जानता था, आखिरकार उसके व्यक्तित्व के कारण ही वह उसे पसंद करता था। ऑफिस की स्थिति देखकर उसकी तीव्र दृष्टि थोड़ी नर्म पड़ गई। उसने हल्की सी आह भरी। उसके शरीर पर एक काले रंग का पिन छा गया और जल्द ही सुनहरे बाल, सुंदर सूट और लाल आंखों वाला एक आदमी वहां उपस्थित हुआ। मैंने अपनी अन्य पत्नियों से बात की और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऑफिस के साथ कुछ भी नहीं किया। वे झूठ बोल रहे थे। मेरा विश्वास करो, वे नहीं थे। व्लाद की आंखों में हल्की चमक थी। मैंने ये सुनिश्चित किया था। व्लाद की आंखों में आत्मविश्वास देखकर हाना की आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई माफी नहीं दिखी। तो फिर उसने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों की? मुझे नहीं पता अभी तक, व्लाद ने आह भरी। लेकिन हम जानते हैं कि ऑफिस काफी खास है। हाना ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसकी छोटी बेटी के अंदर व्लाद के पूर्वज रक्त का 50% हिस्सा है, और व्लाद की क्षमताओं को जानते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर उसकी बेटी समान शक्तियों को जागृत कर सके। ऑफिस, जो अपनी मां के दुलार का आनंद लेते हुए दोनों के बीच बातचीत सुन रही थी, ने थोड़ी देर के लिए व्लाद की ओर देखा। अलग, यह पिता सुधारा हुआ पिता नहीं है, लेकिन वह अभी भी एक अच्छा पिता है क्योंकि मां अभी तक मरी नहीं है। ऑफिस ने तुरंत एक नजर में ही अपने पिता के व्यक्तित्व को समझ लिया। वह इस झूठी दुनिया से बाहर उसके दूसरे पिता से बहुत दूर था। पिता का चरित्र अभी तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन वह अभी भी ठीक है। व्लाद ने अपनी बेटी को अजीब नजरों से देखा। किसी कारण से उसे लगा कि उसकी बेटी उसे बहुत जज कर रही है। अब उसमें वह मासूमियत नहीं थी जैसे नवजात शिशु में होती है। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता देखी जा सकती थी, एक असामान्य बुद्धिमत्ता जो किसी ऐसे बच्चे में नहीं देखी जा सकती थी जो केवल कुछ साल का था। और इस धारणा ने उसकी आंखें खतरनाक रूप से संकीर्ण कर दी। तुम कौन हो? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? हाना ने एक अच्छी मां की तरह अपनी बेटी का बचाव करने के लिए कदम उठाया। तुम क्या कर रहे हो, व्लाद? उसने खतरनाक तरीके से गुर्राहट के साथ कहा। अपनी अभिव्यक्ति और शक्ति की तीव्रता को कम करते हुए व्लाद अपनी पत्नी के बुरे पक्ष में नहीं जाना चाहता था। वह पीछे हट गया, लेकिन फिर भी किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। इस बच्ची की आंखों में बुद्धिमत्ता चमकती है। वह ऑफिस नहीं है जिसे हम जानते हैं। कोई व्यक्ति या कोई चीज उस पर कब्जा कर रही है। किसी चीज या व्यक्ति द्वारा उसकी छोटी बच्ची पर कब्जा करने के विचार से उसे बहुत घृणा होती है। हाना का अविचल रुख देखकर व्लाद ने आह भरी। हाना, तुम जानती हो कि मैं अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, भले ही कभी कभी वे इसके लायक ही क्यों न हो। इन शब्दों ने हाना को अपनी हरकतें रोकने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि कभी कभी व्लाद पारस्परिक संबंधों के मामले में बहुत विश्वसनीय नहीं था। एक बात जो उसके बारे में कभी नहीं बदली वह ये कि वह अपने ही खून रिश्तेदारों को सक्रिय रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह इतना बुरा पिता भी नहीं था, क्योंकि अगर वह ऐसा होता तो वह पहले स्थान पर उसके साथ संबंध भी नहीं बनाती। अपनी बेटी को देखते हुए ऑफिस की लाल आंखें हाना की काली आंखों से मिली, और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि व्लाद सही था। उसकी बेटी की आंखों में बहुत ही अप्राकृतिक बुद्धिमत्ता मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी बेटी है। इसे मातृवृत्ति कहें तो अपनी बेटी को इस तरह गले लगाते समय उन्हें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम कौन हो? हाना ने धीरे से लेकिन कठोर स्वर में पूछा। इसके बावजूद उसने उसे दूर नहीं धकेला और अपने पास ही रखा। हाना ने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया। ऑफिस का दिल कांप उठा जब उसने अपनी मां की आवाज सुनी। उसे अपने पिता के संदेह की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अपनी मां के मुंह से ये सुनकर उसे दुख हुआ। उसका छोटा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ऑफिस हाना से थोड़ा पीछे हट गया और एक बच्चे के लिए बहुत ही अप्राकृतिक परिष्कृत भाव के साथ, दुष्ट पिता सही कह रहे हैं, मैं ऑफिस नहीं हूं। किसी कारणवश ऑफिस की बात सुनकर व्लाद को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में तीर लग गया हो, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अब और भी अधिक उस पर ध्यान देना जारी रखा। कम से कम वर्तमान ऑफिस नहीं। ऑफिस हल्के से मुस्कुराई। उसने अपनी काली पोशाक के किनारों को पकड़ा और अपना परिचय दिया। मेरा नाम ऑफिस टेपिस एल्डेब्लड है। मैं विक्टर एल्डेब्लड की पुत्री हूँ, जो विभिन्न देव समूहों के नेता, देव सम्राट, रक्त ड्रैगन के पूर्वज तथा अन्य सभी प्राणियों के लिए अराजकता के देवता माने जाते हैं। एक क्षण के लिए हाना और व्लाद ने छोटे ऑफिस की जगह एक वयस्क ऑफिस की छवि देखी। उपस्थिति वही थी, केवल अंतर यह था कि वयस्क ऑफिस में ड्रैगन सींग और ड्रैगन आंखें थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जैसे मैं भी व्लाद ड्रैकुल टेप्स की बेटी हूँ, जो कुलीन पिशाचों के पूर्वज हैं, और ओत्सुकी हाना की बेटी हूँ, जो ओत्सुकी कबीले की उत्तराधिकारी है। ऑफिस के शब्दों से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों ने जो कुछ सुना था उससे वे बहुत स्तब्ध थे। उनकी जानकारी के बिना ही जब ऑफिस ने ये शब्द कहे तो बाहर उसके अंदर परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण उसकी दिव्यता जागृत हो गई। अपनी भावनाओं को बाहर निकालकर, जिनके बारे में उन्हें नहीं पता था कि वे दबी हुई हैं, उन्होंने अपनी आत्मा में सुधार किया। ऑफिस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह अपनी मां को कितना याद करती थी। ये बहुत अच्छी बात थी कि उसके पास कई माताएं थीं जो दयालु थीं और एक सच्ची बेटी की तरह उसकी देखभाल करती थीं, लेकिन कोई भी उसकी सच्ची मां से बढ़कर नहीं है। यह एक ऐसा रक्त संबंध था जिसकी उसे लालसा थी। ऑफिस अब खुद को स्वीकार कर सकती थी कि वह अपनी छोटी बहनों के प्रति ईर्ष्या महसूस करती थी। आखिरकार उसके पास उनकी जैविक माताओं के साथ साथ कई अन्य माताएं भी थीं। कुछ ऐसा जो उसके पास नहीं था अभी तक। मैं अपनी मां को वापस लाने के लिए सब कुछ करूंगी, भले ही वह न चाहे। मुझे पता है कि पिताजी यह कर सकते हैं। आखिरकार वह पिता हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। विक्टर में ऑफिस का विश्वास चरम पर था। उसने अपनी मां को थोड़ी परेशान करने वाली आंखों से देखा। ऐसी आंखें जिसने हना और व्लाद को सचमुच थोड़ा डरा दिया। डॉट 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 कुछ मिनट बीत गए। हाना और व्लाद को जो कुछ उन्होंने सुना था उसे आत्मसात करने के लिए समय की आवश्यकता थी। इस बीच व्लाद स्थिर नहीं खड़ा रहा। एक मानसिक आदेश के साथ उसने अपने वफादार अधीनस्थ से बात की, जो समय और स्थान के मामलों में कुशल था। अलेक्सियोस, मुझे नहीं पता गुरुजी। मैं कुछ भी पहचान नहीं सकता। जिसे भी यह आदमी भगवान सम्राट कह रहा है, वह मेरे स्तर से बहुत ऊपर का व्यक्ति है। अलेक्सियोस, जो महल के दूसरी तरफ अपनी विशेष आंखों से ऑफिस को देख रहा था, बोला। किसी को अतीत में भेजने का कार्य आदिमों के अनगिनत नियमों को तोड़ता है। समय के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। यह आदिमों का क्षेत्र है, और फिर भी इस लड़की के पिता ने उसकी आत्मा को अतीत में भेज दिया। यद्यपि अलेक्सियोस अपनी शक्तियों का उपयोग करके पृथ्वी और नाइटिंगेल के बीच की समरेखा को विकृत कर सकता था, लेकिन वह किसी को अतीत में नहीं भेज सकता था, क्योंकि इस कार्य के लिए समय और स्थान के साथ साथ आत्मा पर भी अत्यधिक उच्च स्तर की महारत की आवश्यकता होती है। और यदि कोई देवता ऐसा कर भी सके, तो उन्हें आदिमानव नामक बाधा से होकर गुजरना होगा, जो प्रेरी कुत्तों की तरह अस्तित्व की रक्षा कर रहे थे।
व्लाद ने जब अपनी होने वाली बेटी को किसी दूसरे आदमी को पिता कहते सुना तो उसके चेहरे पर एक भाव उभर आया। इस मामले पर उसके मन में बस यही विचार था। NOWELLBEJAN.CO मैंने कितना गलत किया कि मेरी सबसे प्यारी बेटी मुझसे दूर चली गई और किसी दूसरे आदमी को पिता कहने लगी। वह ऐसे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता था। ऑफिस चुप रही और अपने माता पिता के अपने शब्दों से उबरने का इंतजार करती रही। इस बीच उसने अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव महसूस किए। मैं पहले जैसी कमजोर महसूस नहीं करती। ऑफिस को लगा कि उसकी संवेदनाएं थोड़ी बढ़ गई हैं, साथ ही उसकी ताकत भी बढ़ गई है। हालांकि उसकी लंबाई में कोई बदलाव नहीं आया था और वह अभी भी एक छोटी लड़की थी, फिर भी वह पहले जैसी अक्षम महसूस नहीं कर रही थी। ऑफिस ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली जब उसने महसूस किया कि किसी की नजर उसके छोटे से शरीर पर है। उसने उस नजर को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा और जैसे ही उसे कुछ ज्यादा मजबूत महसूस हुआ, उसने अपनी नजर एक दिशा में टिका दी। उसकी नजर दीवारों को चीरती हुई एक बूढ़े गोरे आदमी पर टिक गई। ओह, अलेक्सियोस! समझ में आया। व्लाद, उसके पिता एक सतर्क व्यक्ति थे। ये समझ में आया कि वह अपने सबसे योग्य अधीनस्थ को बुलाएंगे। ऑफिस ने कहकर अपना सिर हिलाया। अध्याय 1013 ओत्सुकी हाना 2। ऑफिस की हरकतें देखकर हाना और व्लाद कांप उठे। एक पल के लिए उन्होंने उसकी आंखों को ड्रैकोनिक स्लिट्स में बदलते देखा। उस संक्षिप्त सेकंड में जब ऑफिस ने उनकी तरफ देखा तो उन्हें लगा कि वे एक प्राकृतिक शिकारी की मौजूदगी में थे। ये बात समझ में आती है क्योंकि वयस्क ऑफिस उस समय हाना और व्लाद दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अलेक्सियोस ने मुझे खोज लिया है, अलेक्सियोस ने चेतावनी दी। और उन शब्दों से व्लाद को एहसास हुआ कि उसकी बेटी कितनी सक्षम है। उसकी भावी बेटी। वह उलझन में था। यार, तुम्हें समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चीजें बहुत जल्दी जटिल हो जाती हैं। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि अगर भविष्य की ऑफिस यहाँ थी तो इसका मतलब होगा कि वह उससे अपना परिचय करा रही है। वर्तमान भविष्य का क्या होगा? आखिरकार यह एक जैसा तो नहीं रह सकता, ये किसी न किसी तरह से पूर्व निर्धारित भविष्य को प्रभावित करेगा, है ना? क्या कोई नई समयरेखा जन्म लेगी? व्लाद को इसके बारे में सोचते ही सिरदर्द होने लगा। अलेक्सियोस, अभी के लिए बड़े देवताओं के खिलाफ अभियान को स्थगित कर दो और एड्रेस्टिया कबीले को मेरे फैसले से अवगत कराओ। हाँ मास्टर। हाना ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, यह मेरी बेटी है। भविष्य से आई मेरी बेटी जो किसी तरह ड्रैगन में बदल गई। एक धिक्कार ड्रैगन, लेकिन वह अभी भी मेरी बेटी है। ठीक है, तुम हमारी बेटी हो, हमारे भविष्य की बेटी, हाना ने ऊंची आवाज में कहा। हालांकि यह स्पष्ट था कि ये शब्द ऑफिस के लिए नहीं बल्कि उसके लिए अधिक थे। हाँ, ऑफिस ने सिर हिलाया, गलतफहमी को ठीक करने के लिए बहुत आलसी। उसकी आलस्य के कारण दोनों उसके शब्दों में झूठ नहीं देख पाए। आखिरकार एक तरह से ऑफिस झूठ नहीं बोल रही थी, वह उनके भविष्य से है, लेकिन उसके दृष्टिकोण से यह एक झूठी वास्तविकता है। वह पूरी तरह से जानती है कि वह अभी भी अपने पिता की बाहों में सो रही है। उद्धरण चिन्ह ... तो तुम भविष्य से क्यों आए? हाना ने कमरे में मौजूद हाथी को संबोधित किया, जो उसके और व्लाद दोनों के मन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। तुम्हारा यहाँ क्या लक्ष्य है? कौन जानता है? ऑफिस के जवाब से वे लगभग अजीब तरह से लड़खड़ा गए। मेरे पिता मेरी दिव्यता को जागृत करने में मेरी मदद कर रहे थे, और किसी कारणवश मैं यहाँ आ पहुंचा। ठीक है, यह मेरी बेटी है। हाना ने फिर पुष्टि की। ये रुचि की कमी और सीधे सादे लेकिन बेहद ईमानदार जवाब उसके कबीले की महिलाओं की जन्मजात विशेषताएं थी। पिताजी से आपका मतलब है? हाँ, विक्टर एल्डरब्लड, ऑफिस ने सिर हिलाया। उन्हें दिखाना बेहतर है, मुझे लगता है कि अब मैं ऐसा कर सकती हूँ। उसने अपना हाथ खोला और कुछ सेकंड के लिए उसकी हथेली में बैंगनी रंग के निशान के साथ अंधेरा छा गया। दोनों को तनावग्रस्त देखकर, जैसे कि वे कुछ करने के लिए तैयार हो, ऑफिस ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाने जा रहा हूं कि मेरे पिता कैसे दिखते हैं। उसके सामने अंधेरा छा गया और एक आदमी का आकार ले लिया। अंधेरा बढ़ने लगा और अगले ही पल 5 मीटर लंबा एक आदमी दिखाई दिया। उसके लंबे, अस्त व्यस्त काले बाल थे, एक मजबूत पूर्ण कवच जो शक्ति से चमकते बैंगनी रंग के साथ काला था, ऐतिहासिक किरमिजी बैंगनी आंखें और ड्रैगन सींग, साथ ही विशाल ड्रैगन पंख थे।
हाना और व्लाद ने बड़ी मुश्किल से निगला। भले ही वे केवल एक प्रतिनिधित्व देख रहे थे, वे इस आदमी की शक्ति को महसूस कर सकते थे। एक प्रतिनिधित्व के रूप में भी वे कमजोर महसूस करते थे, जैसे कि वे एक श्रेष्ठ अस्तित्व के पास थे। जब उन्होंने उस प्रतिनिधित्व की आंखें हिलती देखी तो उनके शरीर कांप उठे। उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी थी। ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक। व्लाद खतरे की आशंका से पागल हो रहा था। ऑफिस अपने पिता के सामने चली गई, ऊपर देखती हुई। मैं अब बहुत छोटी महसूस कर रही हूँ। ऑफिस के दृष्टिकोण से विक्टर का चित्रण एक विशालकाय जैसा लग रहा था। नोव एल बी जे एन एन। वह कुछ इस तरह का है, मैं उसकी खूबसूरती को ठीक से कैद नहीं कर सकता। ऑफिस ने उसकी ठुड्डी को छुआ। वह व्यक्तिगत रूप से और भी अधिक सुंदर है। हाना ने स्पष्ट कारणों से गहरी सांस ली। उसने प्रतिनिधि के चेहरे पर नजर डाली, और जब उसने उसके चेहरे को देखा तो अनजाने में थोड़ा सा शर्मा गई। अगले ही पल वह दूर हो गई। हाना, चुप रहो व्लाद, तुमने भी यही किया, हाना ने आरोप लगाया। व्लाद इस आरोप के सामने चुप हो गया, क्योंकि हाना गलत नहीं थी। खतरे के बावजूद वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह आदमी सुंदर था। यदि वृद्ध व्लाद को व्लाद के ये विचार पता चले तो वह निश्चित रूप से आत्महत्या करना चाहेगा। ऑफिस ने उन दोनों की चर्चा को नजरअंदाज कर दिया और अपने पिता की छवि को देखा। हालांकि वह सिर्फ एक झूठी छवि थी, फिर भी वह अपने पिता के बहुत करीब महसूस कर रही थी, और इससे उसे अधिक सुरक्षा का एहसास हुआ। मुझे अपनी माँ की याद आती है। अब मैं समझ गया हूँ। काश मैं इसे ठीक कर पाता, काश मैं उसे अपने साथ ले आता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार यह एक झूठी सच्चाई है। विक्टर का चित्र अचानक हिल गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने ऑफिस के सिर पर हाथ फेरा, और इन हाथों के स्पर्श से ऑफिस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। भले ही यह ऑफिस की शक्तियों द्वारा बनाया गया एक प्रतिनिधित्व मात्र था, यह प्रतिनिधित्व वैसे ही चलेगा जैसा ऑफिस सोचती है कि उसके पिता चलेंगे। और यह जानते हुए कि उनकी बेटी दुखी है, वह निश्चित रूप से उसे सांत्वना देंगे। वह इतने दयालु है। आप सही कह रहे हैं पिताजी। भले ही मैं उसे वापस न ला पाऊं, लेकिन मैं उसे भविष्य में वापस ला सकता हूं। ऑफिस हल्के से हंसा। अब उसे समझ में आ गया था कि वह अतीत में क्यों प्रकट हुई थी। उसकी दबी हुई भावनाओं को बाहर आना जरूरी था, ऐसी भावनाएं जिनके अस्तित्व के बारे में वह खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि उसने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया था। स्वयं को समझने से उसकी पहले से तैयार आत्मा और भी अधिक परिपक्व होने लगी, तथा उसकी दिव्यता पूरी तरह जागृत होने लगी। ऑफिस ने अपनी मां की ओर देखा और उसकी ओर चल पड़ी। विक्टर का प्रतिनिधि वापस खड़ा हो गया और दूर से देखने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऑफिस, हाना ने उलझन में पूछा। थोड़ा नीचे झुक जाओ मां। ठीक है। जब हाना नीचे झुकी, ऑफिस उसके ऊपर कूद पड़ा और उसे गले लगा लिया। हाना कुछ सेकंड के लिए कांप उठी, लेकिन फिर उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और प्यार से उसे गले लगा लिया। ऑफिस के चेहरे से आंसू बह निकले। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कितना याद करता था। जब तुम मर गए तो मैं चीजों को समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं समझता हूँ। हाना अपनी बेटी के मुंह से मृत्यु शब्द सुनकर कांप उठी। ओह ऑफिस। उसने बिंदुओं को जोड़ा और जल्दी से समझ गई कि क्या हुआ था। वह मूर्ख नहीं थी। भविष्य की ऑफिस का यहाँ और अभी प्रकट होना बड़े देवताओं के खिलाफ अपने अभियान पर निकलने से बहुत पहले स्पष्ट था। मिशन बहुत गलत हो गया। यदि हाना की मृत्यु हो जाती है तो व्लाद अपना पूरा जीवन बदला लेने के लिए समर्पित कर देगा। वह स्वयं को बदला लेने के लिए इतना जुनूनी होते हुए देख सकता है कि वह अपने बच्चों की उपेक्षा भी कर सकता है। व्लाद को भी यह बात समझ में आ गई और अचानक उसे समझ आ गया कि उसकी बेटी का दूसरा पिता क्यों है। व्लाद मूर्ख हो सकता था और कभी कभी बहुत जिद्दी भी, लेकिन वह मूर्ख नहीं था, कम से कम तब तो नहीं जब उसकी पत्नी आसपास होती थी। यदि हाना की मृत्यु हो जाती है तो व्लाद अपना पूरा जीवन बदला लेने के लिए समर्पित कर देगा। वह स्वयं को बदला लेने के लिए इतना जुनूनी होते हुए देख सकता है कि वह अपने बच्चों की उपेक्षा भी कर सकता है। काश मैं इस पल को अनंत काल तक बढ़ा पाती, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जाना है। वह अपनी मां से थोड़ा दूर हट गई। मुझे तुम्हें जाने देना होगा।
भले ही इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही हो। उसने दिल में हल्की सी पीड़ा के साथ आह भरी। लेकिन चिंता मत करो, माँ। पिताजी सबसे शक्तिशाली हैं, वे दूसरों के लिए असंभव समझे जाने वाले काम आसानी से कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि मैं अंततः आपसे मिलूंगा। यह मेरा वादा है, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। आखिरकार, मैं अकेला नहीं हूं जो तुम्हें याद करता है, मेरी चाची हारुना भी तुम्हें याद करती है। हाना अपनी छोटी बहन का नाम सुनकर कांप उठी, जो दिखने में उससे काफी मिलती जुलती थी, लेकिन लड़ाई झगड़े में उसकी रुचि उससे कहीं अधिक थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ। ऑफिस ने धीरे से मुस्कुराया और अपनी माँ के गाल को चूमा। हाना की आंखों से हल्के हल्के आंसू बह रहे थे, उसका दिल भारी हो रहा था क्योंकि उसका मस्तिष्क ऑफिस के सभी शब्दों और उसके भविष्य के परिणामों तथा ऑफिस के यहाँ और अभी होने के कारणों पर विचार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी बेटी। उसने उसे और भी जोर से गले लगा लिया। मुझे पता है। वह धीरे से मुस्कुराई। मुझे हमेशा से पता था। उसने अपनी माँ की पीठ धीरे से थपथपाई। मुझे जाने की जरूरत है। अनिच्छा से हाना ऑफिस से दूर चली गई। माँ, आपका शुक्रिया। तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो? उसने आह भरते हुए कहा। तुम जो कह रहे हो, उससे मैं कल्पना कर सकती हूँ कि भविष्य में क्या हुआ होगा, और मैं बता सकती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ नहीं थी। ऑफिस अपना सिर हिलाती है। तुम एक अच्छी माँ थी। इस छोटी सी मुलाकात ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। किसने सोचा था कि तुम उन कुतिया का सामना करोगी? ये देखना मजेदार था, भले ही मैं ध्यान नहीं दे रही थी। हम्फ, कोई भी मेरे बच्चे को नहीं छूता, यहाँ तक कि उन पुरानी मूर्तियों को भी नहीं। व्लाद को अपनी पत्नी द्वारा अन्य पत्नियों के विरुद्ध कहे गए शब्दों से काफी बुरा लगा, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसकी अपनी पसंदीदा पत्नियां थीं, और हाना स्पष्ट रूप से उसकी पसंदीदा थी। आप मेरे पिता जैसे हैं, आप एक अच्छी माँ हैं। वह हल्के से हंसी। माँ, आपके अस्तित्व के लिए धन्यवाद। आप जो हैं उसके लिए धन्यवाद। ऑफिस विक्टर के चित्र की ओर तैरती हुई गई और उसके हाथ पर बैठ गई। माँ और बेटी के बीच एक गंभीर क्षण आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ऑफिस अपनी माँ को देख रही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उसकी उपस्थिति को कभी न भूले। और हाना ऑफिस के शारीरिक परिवर्तनों को देख रही थी। उसका शरीर अब बच्चा नहीं था, वह एक पूर्ण विकसित वयस्क थी। उसकी पीठ पर पंख उगाए थे, और एक दमनकारी शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया था। दिव्यता। व्लाद को तुरंत समझ आ गया कि यह क्या था। मौन का वह क्षण तब टूटा जब ऑफिस ने अपने पीछे किसी की निगाह महसूस की, जो उसके पिता की छवि को देख रहा था। उसकी कोमल आंखों को देखकर उसने आह भरी और समझ गई कि उसे जाना चाहिए। वह अपनी माँ के पास वापस गई और बोली, बाद में मिलते हैं, माँ। दरार। वास्तविकता टूटे हुए दर्पण की तरह बिखर जाती है, और ऑफिस अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है। वह सांस लेने की कोशिश में जोर जोर से सांस लेती है। आराम से, मेरी बेटी। अपने पिता को देखते ही ऑफिस की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं और उसने अपना चेहरा उनके सीने पर रखकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। पिताजी, मेरी माँ। मुझे पता है। उसने आह भरते हुए धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। मुझे पता है। उन शब्दों ने ऑफिस को और भी ज्यादा रोने पर मजबूर कर दिया। मैं एक रोने वाली बच्ची हूं, उसने उदास होकर सोचा। और ये विचार विक्टर के शब्दों से शीघ्र ही मिट गए। इसके बारे में मत सोचो, हम सभी के पास अपने क्षण होते हैं। भावनाओं को दबा कर रखना कभी भी अच्छा नहीं होता। तुम्हें अब ये समझना चाहिए, मेरी बेटी। हम। ऑफिस ने सिर हिलाया। बस आराम करो, तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है, ऑफिस। विक्टर के शब्द सुनकर उसके सीने में गर्व की भावना उमड़ पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह संतुष्ट भी थी और साथ ही दुखी भी। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, हालांकि उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था, और उसे लगा कि उसके पास नई शक्तियां उपलब्ध हैं। ऐसी बातें अब मायने नहीं रखती थी, वह बस ऐसे ही अपने पिता की बाहों में सो जाना चाहती थी। बस आराम करो, मेरी बेटी। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अपने पिता के ये शब्द सुनकर और उनकी उपस्थिति का सुख महसूस करते हुए, उसकी आंखें भारी होने लगी और कुछ ही मिनटों बाद, वह बेहोशी की हालत में पहुंच गई। शुभ रात्रि, मेरे छोटे ड्रैगन। विक्टर उसके सिर को चूमता है, और उससे मुख्य हवेली में अपने निजी कमरे में सोने देता है। जब वह कमरे से बाहर निकलता है, तो वह हारुना, जीन और मोर्गाना को वहां खड़े देखता है।
अध्याय 1014 हारुना का हठ और भय। कैसे हुआ? हारुना ने पूछा, उसके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। विक्टर ने ईमानदारी से कहा, यह जटिल है, लेकिन आवश्यक है। हारुना ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। वह बहुत चिंतित नहीं थी, और वह जानती थी कि उसका पति हमेशा उनकी रक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उनके साथ कुछ भी बुरा न हो। लेकिन उसकी थोड़ी सी चिंता दूर नहीं हो सकी। आखिरकार ऑफिस उसकी प्यारी भतीजी थी, उसकी बड़ी बहन की वारिस, एकमात्र चीज जो ये सुनिश्चित करती थी कि उसकी बहन जीवित रहे। इससे पहले कि हम अपनी जीर्ण अवस्था में पहुंचे, हमने हाना से बहुत बातें की। वह एक अच्छी महिला है। यह दुखद है कि वह ऑफिस के साथ बड़ी नहीं हुई, मोर्गाना ने आह भरी। हालांकि उसे इस बारे में सोचे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन उसके पास अभी भी यादें थी कि क्या हुआ था। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम भविष्य को बदल सकते हैं, जीन ने एक सूक्ष्म स्वर में कहा, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी लोग यही सोच रहे थे। अपने विचारों से बाहर आकर और जीन की बातें सुनने के बाद हारुना गंभीरता से बोली, यदि आप मेरी बहन को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं, तो आपको उसे अपनी पत्नी बनाना होगा। मैं पूरे दिल से आपका समर्थन करूंगा। मोर्गाना और जीन ने हारुना को अविश्वास से देखा। उन्हें उससे इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी। क्या? हारुना ने भौहें उठाई। क्या आप बहुत ज्यादा अतिवादी नहीं हो रहे हैं? जीन खुद को बोलने से रोक नहीं सकी। नहीं, मैं नहीं कर रही हूं, हारुना ने इनकार किया। हम यहाँ मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पूरी तरह गंभीर हूँ। अगर डार्लिंग मेरी बहन को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाती है, तो मैं अपनी बहन को फिर से उस स्थिति से गुजरने की अनुमति नहीं दूंगी जिससे वह गुजरी है। इस बार उसे सर्वश्रेष्ठ मिलना चाहिए, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि डार्लिंग सर्वश्रेष्ठ है। तुम अतिशयोक्ति कर रही हो, हारुना, जीन ने आह भरी। व्लाद हाना के साथ बुरा नहीं था, तुम्हें पता है। व्लाद के साथ अपनी शिकायतों के बावजूद जीन मोर्गाना की तरह भावनाओं में अंधी नहीं थी। भले ही व्लाद ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन यही बात हाना पर भी लागू नहीं हुई। व्लाद के पास पसंदीदा चीजें थीं, और हाना निश्चित रूप से उसकी पसंदीदा थी। मुझे परवाह नहीं है, हारुना ने घृणा से कहा, उसकी आवाज में जहर भरा हुआ था। मैं व्लाद को अपनी बहन के पास नहीं देखना चाहती। वह आदमी शापित है और उसे उससे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी बहन वापस आती है, और किसी चमत्कार से वह व्लाद के पास वापस जाने का फैसला करती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वह किसी तरह से फिर से उसकी मौत सुनिश्चित कर देगा। क्या वह शापित है? अरे लड़की, तुम उसे बहुत परेशान कर रही हो, मोर्गाना ने हल्के से हंसते हुए कहा। कुछ ऐसा है जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बेशक, लेकिन तुम चीजों को बहुत ही काल्पनिक तरीके से देख रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन हमारे साथ फिर से मर जाएगी? किसी न किसी तरह मुझे यकीन है कि ऐसा हो सकता है। हम व्लाद के बारे में बात कर रहे हैं, हारुना ने टिप्पणी की। जीन और मोर्गाना ने बस अपना सिर हिलाया। मोर्गाना को व्लाद के बारे में हारुना की राय की परवाह नहीं थी। उसके लिए व्लाद के साथ उसका रिश्ता अतीत की बात थी, इसलिए अब उसके मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था, खासकर अब जब विक्टर के साथ उसकी अपनी बेटी थी। दूसरी ओर जीन ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि हारुना अपने शब्दों में अनुचित व्यवहार कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वह व्लाद या किसी और का बचाव कर रही थी, वह बस नहीं चाहती थी कि हारुना के भ्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। इसलिए वह यहाँ तर्क की आवाज बन रही थी और हारुना को वास्तविकता में वापस ला रही थी। हारुना ने जीन की ओर गंभीरता से देखा। मैं शायद अतिशयोक्ति कर रही हूँ, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं अतिशयोक्ति कर रही हूँ या नहीं। मैं अपनी बहन पर व्लाद के साथ भरोसा नहीं करती। अगर वह वापस जिंदा हो जाती है, तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह पूरी तरह सुरक्षित रहे, भले ही मुझे उसे तहखाने में बंद करना पड़े। हारुना अब बहुत सुरक्षात्मक महसूस कर रही थी, इसलिए उसने शब्दों को नहीं छिपाया। व्लाद के पास एक ही काम था जब उसने मेरी बहन को मेरे कबीले से छीन लिया। उस शापित आदमी को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। हारुना की आंखों में हल्की चमक थी, उसकी दुम उसके पीछे खतरनाक तरीके से हिल रही थी। और फिर भी वह पूरी तरह से विफल रहा। सबसे बड़ा पिशाच, पिशाच राजा, प्राचीन राक्षस, ये सभी उपाधियां कोई मायने नहीं रखती अगर वह अपने परिवार की रक्षा भी नहीं कर सकता। जीन ने आह भरी।
तुम्हें पता है कि तुम अन्याय कर रहे हो। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह जान पाता कि बड़े देवता कितने खतरनाक थे। याद रखो, वे ऐसे प्राणी हैं जिन्हें हराने में डाली को भी मुश्किल हुई थी। मुझे पता है, और मुझे इसकी परवाह नहीं है। हारुना ने सिर हिलाया और खुद को सीधा किया, जैसे वह और भी अधिक गौर से जीन की ओर देख रही हो। उसका काम मेरी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, और वह असफल रहा, इसलिए उस पर मेरा भरोसा नहीं है। यह इतना सरल है। परिणाम खुद बोलते हैं, और वास्तविकता खुद बोलती है। उसने मेरी बहन को विफल किया, उसने अपने बच्चों को विफल किया, उसने अपनी पत्नियों को विफल किया। वह एक महान राजा हो सकता है, लेकिन वह एक भयानक पारिवारिक व्यक्ति है। इस बिंदु पर जीन भी कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि वह इस बात से पूरी तरह सहमत थी। विक्टर ने हारुना के सिर को धीरे से सहलाया, उसके कानों के बीच हाथ फेराया। उसने महसूस किया कि हारुना की भावनाएं स्थिर हो रही हैं, उसकी आंखों की चमक कम हो रही है, और माहौल हल्का हो रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं नियंत्रण खोने के लिए क्षमा चाहती हूँ। इस तरह नियंत्रण खोना मेरे स्वभाव में नहीं है, हारुना ने विक्टर के स्पर्श को महसूस करके संतुष्टि की सांस लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि आपकी हताशा कहाँ से आ रही है, जीन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। मैं किसी को भी मेरे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, हारुना। हाना अपने फैसले खुद लेने के लिए पर्याप्त बड़ी हो गई है, और अगर वह व्लाद के साथ रहने का फैसला करती है, तो हमें बस उसकी रक्षा करनी होगी। विक्टर की बातचीत से जीन और मोर्गाना को पहले से ही पता चल गया था कि उसने ऑफिस की मदद करने का निर्णय ले लिया है। और जब घर के मुखिया ने कोई निर्णय लिया, तो सभी लोग उस लक्ष्य की ओर बढ़ गए। जीन के साथ भी यही हुआ, क्योंकि वह तुरंत अपने पति के कार्यों के निहितार्थों के बारे में सोचने लगी। इन विचारों को मुंह खोलने में उसे बस कुछ मिलीसेकंड लगे। विक्टर, ये जीन, जो विक्टर के कार्यों के खतरों के बारे में चेतावनी देने वाली थी, उसे विक्टर ने ही टोक दिया, लेकिन उसने ये कहकर उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे पता है, जीन। मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा। सबसे पहले, मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा। अज़ाटोथ के साथ प्राइमोर्डियल्स कुछ नहीं कर सकते। जीन ने राहत की सांस ली। मेरा निर्णय अभी भी कायम है। मैं अपनी बहन को व्लाद के साथ नहीं छोड़ूंगी, भले ही मुझे सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना पड़े। हारुना हार नहीं मानेगी, भले ही उसके अपने पति ने उसे सलाह दी हो कि वह अपनी बहन को अपने निर्णय खुद लेने दे। इस समय तक हारुना को अपनी बहन के फैसलों पर भरोसा नहीं रहा था। उस महिला ने अपने कबीले को छोड़कर किसी पुराने पिशाच के साथ जाने का फैसला किया था, और क्या हुआ? उसकी मौत हो गई। अब बड़ी बहन के रूप में उसे सुनाना उसकी जिम्मेदारी थी। यह तुम्हारा फैसला है, मेरी प्यारी। बस इतना जान लो कि मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगा, विक्टर मुस्कुराया। उसने उसे सिर्फ सलाह दी थी, और यह उससे तय करना था कि वह उस सुझाव को मानना चाहती है या नहीं। अंत में, यह उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, वह अपनी बेटी और अपनी पत्नी के लिए अभिनय कर रहा था। आगे क्या हुआ, यह तय करने वाली बात थी कि इसमें शामिल पक्ष क्या करेंगे, लेकिन जाहिर है, विक्टर हमेशा आसपास ही मौजूद रहकर सब कुछ देखेगा। हारुना ने आह भरी। भले ही वर्तमान व्लाद कुछ पहलुओं में पिछले व्लाद से अलग है, और व्लाद की वर्तमान पत्नी और स्नो कबीले से उसकी प्रेमिका दयालु है, फिर भी मैं खुद उस आदमी पर भरोसा नहीं करती। क्या गारंटी है कि वह 5000 साल बाद फिर से सब कुछ गड़बड़ नहीं करेगा? हारुना के कठोर भाव में नरमी आई। मुझे पता है। मैं अपनी बहन के लिए सबसे अच्छा चाहती हूँ, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह व्लाद के साथ रहकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नियां और स्वयं व्लाद, जो एक दरवाजे की तरह समझदार था। हारुना ने आह भरी। भले ही वर्तमान व्लाद कुछ पहलुओं में पिछले व्लाद से अलग है, और व्लाद की वर्तमान पत्नी और स्नो कबीले से उसकी प्रेमिका दयालु है, फिर भी मैं खुद उस आदमी पर भरोसा नहीं करती। क्या गारंटी है कि वह 5000 साल बाद फिर से सब कुछ गड़बड़ नहीं करेगा? जब हाना भविष्य में वापस आएगी, तो मैं उसे उससे दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। सवाल यह नहीं था कि क्या, बल्कि यह था कि वह कब वापस आएगी। हारुना अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति एक निर्णायक व्यक्ति था। अगर वह कहता कि वह कुछ करेगा, तो वह निश्चित रूप से उसे करेगा। विक्टर ने अपना सिर हिलाया और हारुना के लोमड़ी के कानों को धीरे से सहलाया। ड्रैगन होने के बावजूद, उसे अपना लोमड़ी का रूप पसंद था।
ये भी तथ्य था कि जब वह इस रूप में थी, तो उसके पति ने उसे और अधिक बिगाड़ दिया था, इसलिए वह अक्सर अपने पुराने रूप की नकल करने के लिए अपने कायापलट का उपयोग करती थी। हम भविष्य में इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि जब वह वापस आएगी, तो उसे मेरे बारे में अपना निर्णय स्वयं लेने दें। मैं और अधिक पत्नियों की तलाश में नहीं हूं और मैं अपने वर्तमान परिवार से बहुत संतुष्ट हूं। तो बस एक अच्छी बहन बनो और हर चीज में उसका साथ दो और उसकी रक्षा भी करो, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे साथ करती हूं, मेरी छोटी लोमड़ी। हारूना ने विक्टर को धीरे से गले लगाया, अपना सिर उसकी छाती पर टिकाया और फिर आह भरी। ठीक है, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगी। शायद। हाँ, वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगी। विक्टर ने धीरे से हंसते हुए उससे सलाह दी, हालांकि कभी कभी मैं तुम सभी को अपनी आंतरिक दुनिया में बंद रखना चाहता हूं, जहां तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे पता है कि ऐसा करने के लिए तुम मुझसे नफरत करोगी। मैं तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता हूं और हमेशा तुम्हारा समर्थन करता हूं, जैसा कि तुम मेरा करती हो। यह इस स्वस्थ रिश्ते के माध्यम से है जो हमने विकसित किया है। किसी की राय को दूसरे पर तभी थोपना चाहिए जब वह व्यक्ति कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हो। लेकिन जब तक वह ऐसा नहीं कर रहा है, आपको एक अच्छी बहन की तरह उसकी मदद करनी चाहिए। NOWELLBEIN.CO। हारूना समझ गई कि विक्टर क्या कहना चाह रहा था। वह उसे अपनी मर्जी को उनके बहन के रिश्ते पर थोपने से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी, वो बहुत ज्यादा नियंत्रित थी और भविष्य में अपनी बहन को फिर से खोने से बहुत डरती थी। वह अपनी बहन को जिंदा देखना और उससे नफरत करना पसंद करती थी, बजाय इसके कि वह मर जाए जहां वह उससे नफरत न कर सके। व्लाद के साथ संबंध बनाना एक बहुत बड़ी गलती है, इसलिए मैं सही हूं, उसने जिद्दी होकर कहा। विक्टर, जीन और मोर्गाना हंसे। चलो अब इसे एक तरफ रख देते हैं, विक्टर ने अपनी पत्नियों से पीछे हटते हुए और अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। उसके हाथ में एक सफेद ऊर्जा बनी, और फिर उसने धीरे से अपनी तीनों पत्नियों के माथे को छुआ, जिससे उन्हें वह सारी घटनाएं देखने को मिली जो उसने देखी थी। ओनी समा। हारूना ने अपनी बहन को झूठी दुनिया में देखकर आंखों में आंसू भर लिए। अनंत का एक अलौकिक देवता। हुह, जीन ने विक्टर की ओर उत्तर के लिए देखते हुए टिप्पणी की। मैं अपनी बेटी पर आदिमों को प्रभाव नहीं डालने दूंगा, विक्टर ने गुर्राते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि उसे आदिमों या किसी और चीज से कोई शिकायत थी, वह बस बेहद सुरक्षात्मक था। आखिरकार, अपनी बेटी के पास आदिम की दिव्यता होने के कारण, आदिम खुद ही अपनी बेटी को अपना हेरल्ड बना सकता था। विक्टर अपनी बेटियों को किसी दूसरे प्राणी के प्रभाव में आने देने के बजाय मरना पसंद करेगा। मैं सहमत हूं। हमारी भविष्य की योजनाओं के अनुसार, ये बहुत जोखिम भरा है। हमारी बेटियों को हमारी अपनी सुरक्षा में रहना चाहिए। हमारे पास जितने कम ढीले सिरे होंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा, मोर्गाना ने कहा। मैं इन यादों को अन्य बहनों के साथ साझा करूंगी, मोर्गाना ने जाते हुए कहा। जीन ने विक्टर को तटस्थ भाव से देखा और फिर आह भरी। प्रिय, तुम जो भी करोगे मैं उसका समर्थन करूंगी। अगर तुम भविष्य में प्रिमोर्डियल्स का विरोध करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे भाई, मुझे पता है, प्रिय, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, उसने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें दुखी करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। जीन ने अपना सिर उसके हाथ पर टिका दिया। मुझे अपने स्वार्थी अनुरोध के लिए खेद है। कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। आपके भाई ने आपके लिए एक संरक्षक के रूप में पुनर्जन्म लिया और कई बार मेरी मदद भी की। मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगर हम भविष्य में कुछ करते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है। प्रिय, आपको धन्यवाद। कोई बात नहीं। विक्टर ने धीरे से ठहाका लगाया, फिर गंभीर भाव से पीछे हट गया। मुझे वापस जाना है, मेरी बेटी अभी भी अपनी यात्रा से गुजर रही है। विक्टर के आने के बाद से उसने कभी भी नीरो से अपनी नजरें नहीं हटाई। अगर कुछ भी होता तो वह तुरंत उसके पास पहुंच सकता था। अपनी दुनिया में उसके पास पूर्ण अधिकार था। मैं जाऊंगी। मैं रूबी को नीरो की प्रगति के बारे में बताऊंगी। वह भी बहुत उत्सुक है कि क्या हो रहा है, जीन ने कहा। विक्टर ने सिर हिलाया और गायब हो गया। जीन ने आह भरी जैसे उसके कंधों से कोई भार उतर गया हो। वह पहले से ही जानती थी कि विक्टर उसके भाई के खिलाफ कुछ नहीं करेगा,
लेकिन उससे सीधे पुष्टि मिलना अच्छा था। इस तरह से वह सुरक्षित महसूस करती थी। उसने हारुना की ओर देखा, जो अभी भी विक्टर द्वारा दी गई यादों में खोई हुई थी। वह थोड़ा मुस्कुराए और हारुना को उसकी अपनी दुनिया में छोड़ दिया। आखिरकार यहाँ कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं रूबी से मिलूंगी और फिर मैं अपने भाई द्वारा दिए गए गार्जियन से निपटूंगी। जीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने इस इशारे की सराहना की, लेकिन वह पहले से ही गार्जियन से बहुत अधिक शक्तिशाली थी। मेरे भाई के बचाव में उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी शक्तियों को वापस पा लूंगी और पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं उससे मिलने जाऊंगी। मुझे उसे आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है। अध्याय 1015 अलौकिक देवता। इससे सब कुछ बदल जाएगा। अगर डार्लिंग हमारे कंडक्टर के रूप में काम कर सकता है, तो हम अस्तित्व के नियमों से पूरी तरह परे जा सकते हैं। जीन से जानकारी प्राप्त करने के बाद वेलेनोरा ने कहा। वर्तमान में एक बैठक कक्ष में वेलेनोरा वायलेट, स्कैथर, साशा, रूबी और जीन के साथ मौजूद थी। हेलेना के नेतृत्व वाली राक्षसी महिलाओं के समूह की तरह कुछ पत्नियां मौजूद नहीं थीं, लेकिन होलोग्राम माध्यम से बैठक को देख रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे मौजूद हैं। यही बात अमातेरासु, ताशा, माया, लियोना और अन्य पत्नियों पर भी लागू होती है, जो अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त थीं और गुट को सुचारू रूप से चला रही थीं। कुछ अन्य लोग अपने कार्यों को निपटाते हुए बस बातचीत सुन रहे थे, जैसे कि कागुया, जो एक मौजूदा ऑपरेशन में व्यस्त थी और उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। अन्य लोग अपने निजी कमरों में सोने का नाटक करते हुए लेटे हुए थे, जैसे कि पेपर, सिएना, जलाद्रिक, गया, निक्स और हेस्टिया। वे निश्चित रूप से आलसी नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि आप सभी इतने हैरान क्यों हैं, अजाटोथ ने अचानक कहा, और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब मैंने अपने बारे में बात की, तो मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, है ना? मैं कैस का अवतार हूँ, एक देवमंडल की निर्माता हूँ, और यही बात मेरे पति पर भी लागू होती है। उसके पास भी मेरे जैसी ही शक्तियां हैं, हालांकि कम विकसित हैं, लेकिन बदले में उसका अस्तित्व इस सृष्टि के नियमों द्वारा छिपा हुआ है। वह एक एल्ड्रिच कैस है, एक बाहरी देवता है, और साथ ही वह इस सृष्टि का एक उच्च स्तरीय देवता है। एक एल्ड्रिच कैस के रूप में वह दिव्यताओं को खिलाने में सक्षम है, ठीक उसी तरह जैसे कि इस सृष्टि में सकारात्मकता और नकारात्मकता नामक कैस के अवशेष करते हैं। समय के साथ, जितना अधिक वह स्वयं को पोषित करने के लिए इस सृष्टि का उपभोग करेगा, एक समय ऐसा आएगा जब वह इस सृष्टि से बाहर का प्राणी बन जाएगा, जिसे ये वास्तविकता भी समाहित नहीं कर सकती, और वह एक उच्चतर आयाम का प्राणी बन जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो वह एक बहुआयामी प्राणी बन जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। हा, डार्लिंग वास्तव में अविश्वसनीय है। वह एक पूर्वज पिशाच से कैसे एक अलौकिक अराजकता के देवता बन गया? ये तो समझ में ही नहीं आता, वायलेट ने आह भरी। रूबी, साशा, एग्नेस, एलेनोर और लियोना इस मामले में वायलेट से सहमत होने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर वे कुछ साल पहले के बारे में सोचें, तो वे शक्तिशाली प्राणी थे, लेकिन वास्तविकता को बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। बहुत उत्साहित मत होइए। ऐसा होने में बहुत समय लगेगा, और उसे शक्ति बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। मुझे इस अवस्था तक पहुंचने में हजारों साल लग गए, और उच्च स्तरीय देवताओं के एक पूरे ग्रह को खाने के बाद भी मैं अपनी पूर्ण परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाया हूं। अगर वे शापित आदिमानव न होते, तो मैं पहले ही पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता। कुछ लड़कियों को इस खतरनाक महिला की बातें सुनकर पसीना आ गया, क्योंकि अगर आदिमानव नहीं रुकते, तो सारा अस्तित्व नष्ट हो जाता, जिसका मतलब है कि वे भी नष्ट हो जाते। हालांकि अगर ऐसा हुआ होता, तो मैं मानसिक रूप से उतना परिपक्व नहीं होता जितना कि मैं अब हूं। अगर डार्लिंग और उसके बाद आप बहनों के साथ मेरी बातचीत नहीं होती, तो मेरे अहंकार को बनने में अधिक समय लगता, इसलिए मुझे लगता है कि यह अच्छा था कि प्रिमोडियल्स ने मुझे सील कर दिया। अस्थोथ ने जोर से सोचा। जैसे ही वे खतरनाक देवता को उसके गहरे विचारों में छोड़कर चले गए, वायलेट ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब जब अजाटोथ ने दयापूर्वक समझाया है कि विक्टर हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक अस्तित्व है, तो हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? मेरा मतलब है, हम क्या कर सकते हैं? अन्ना ने पूछा। हमें बस अपनी योजना पर काम करते रहना चाहिए। हम जिस स्थिति की बात कर रहे हैं, वह दूर का भविष्य है, जब विक्टर पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा।
हाँ, अगर वह पूरी तरह से परिपक्व एल्ड्रिच कैस बनने के बारे में सोचना चाहता है, तो उसे अभी भी कुछ सितारों, ब्लैक होल और ग्रहों पर नाश्ता करने की जरूरत है। और वह ये लापरवाही से नहीं कर सकता क्योंकि प्रिमोडियल्स तुरंत इस वायरस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अज़ाटोथ ने खुद से सोचते हुए कहा। एक एल्ड्रिच भगवान के रूप में उसे सभी अस्तित्व के लिए एक विपत्ति माना जाता था। आखिरकार उसका एकमात्र उद्देश्य अराजकता पैदा करना, सृष्टि के नियमों को विकृत करना और सृष्टि को ही नष्ट करना था। और अस्तित्व के नियामक के रूप में प्राइमोडियल्स ऐसे अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अज़ाटोथ के जीवित रहने का एकमात्र कारण ये था कि वे उसे मार नहीं सकते थे। आप अराजकता को नहीं मार सकते। आखिरकार यहीं से सब कुछ शुरू होता है। केवल एक और अराजकता ही ऐसा कर सकती है और उन्हें खत्म भी नहीं किया जाएगा, बल्कि वे अपने अस्तित्व के लिए भोजन बन जाएंगे। संक्षेप में, आदिमानव सृष्टि के नेता हैं। वे प्राणी जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। वे हर चीज की शुरुआत और अंत हैं। वे प्राणी जो अपने क्षेत्र में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए वे वास्तव में सृष्टि के प्रशासक हैं। और इन प्राणियों के बीच भी उनके ब्रह्मांड या मल्टीवर्स के आकार के आधार पर शक्ति के स्तर होते हैं। एक निश्चित अर्थ में, जब मनुष्य सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में सोचते हैं, तो वे अपने क्षेत्र में व्याप्त आदिम अराजकता, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ के बारे में सोचते हैं। एक अलौकिक अराजकता इन प्राणियों से भी अधिक महान बनने की क्षमता रखती है। आखिरकार वे भ्रष्ट अराजकता ऊर्जा वाले बाहरी देवता थे, ऐसे प्राणी जिनके अस्तित्व ने इन प्राणियों द्वारा बनाए गए सभी नियमों को विकृत कर दिया। मेरी बहनों को वास्तव में मेरे पति और मेरी अपनी क्षमता का कोई अंदाजा नहीं है, अज़ाटोथ ने मन ही मन सोचा। लेकिन अब यह एक अप्रासंगिक चर्चा है। मुद्दा यह है कि अगर इस अस्तित्व की आदिम अराजकता संवेदनशील होती, तो अज़ाटोथ अपनी युवावस्था में ही अपने अहंकार को नष्ट कर चुकी होती और अपनी ऊर्जा को बहुत पहले ही अवशोषित कर चुकी होती। सौभाग्य से, जब वह बड़ी होने लगी, तो ऐसा प्राणी अब जीवित नहीं था, बल्कि विभिन्न भागों में विभाजित था, जिसमें सबसे बड़ा दो अर्धचेतन आदिम थे। अज़ाटोथ वास्तव में एक ब्रह्मांडीय पैमाने की आपदा थी। वह इस तरह से प्यारी लग सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह विक्टर के परिवार से निपट रही है, और कोई भी अन्य प्राणी उसे देखकर पागल हो जाता। विक्टर के साथ अपने रिश्ते के कारण यहाँ हर किसी में अज़ाटोथ के पागलपन के प्रति एक जन्मजात प्रतिरोध है। लड़कियों को पसीना आ गया जब उन्होंने उसे ब्लैक होल, तारों और ग्रहों को खाने की बात करते सुना, जैसे कि वे भोजन हो जो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। अज़ाटोथ ने जब उनकी प्रतिक्रिया देखी तो वह मन ही मन हंस पड़ी। अगर वे मेरे विचार सुन पाते, तो मुझे आश्चर्य होता कि वे कैसी प्रतिक्रिया देते। दूसरों को चिढ़ाने में उसे एक खास तरह का दुखवादी आनंद मिल रहा था। सौभाग्य से, उसने अपने विचारों को उजागर न करने का फैसला किया क्योंकि वे अब अप्रासंगिक थे। वह संभावित भविष्य के बारे में बात कर रही थी। संभावना अच्छी है और सब कुछ, लेकिन अगर आप इसके लिए काम नहीं करते हैं, तो ये सब अप्रासंगिक है। छोटे छोटे कदम, चलो एक एक कदम उठाते हैं। जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले, चलो इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि मेरा पति मुझे इस लानत सील से बाहर निकलने में मदद कर रहा है, अज़ाटोथ ने झुंझलाहट के साथ सोचा। इस डरावनी बातचीत को अभी के लिए अलग रखते हुए गैया ने बोलना शुरू किया। क्या हमें विक्टर के क्षेत्र में अपने कुछ बच्चों को देवता बनाना शुरू कर देना चाहिए? उदाहरण के लिए, मेरी बेटी। गैया ने सावधानी से जीन की ओर देखा, ध्यान से अपने शब्दों का चयन किया। जीन को नाराज न करने के लिए, आखिरकार हम उसके भाई के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती। अगर मेरी बेटी विक्टर से ऊर्जा प्राप्त कर रही होती तो मुझे अधिक शांति महसूस होती। जीन ने आंखें घुमाई। हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं गैया? मेरे इर्द गिर्द चुपचाप घूमना बंद करो। तुम ऐसा करके मुझे नाराज नहीं करोगी? ठीक है। मुझे ये बात किसी ऐसे व्यक्ति से कहने में अजीब लग रहा है जिसने अभी तक हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मुझे वास्तव में विश्वास की समस्या है। आप जानते हैं, गैया ने कंधे उचका दिए। जीन के भाई और उसके अपने पति द्वारा जीन के भाई पर भरोसा करने के बारे में सुनने के बावजूद, जीन के कारण और तीनों के बीच पिछली घटनाओं के कारण, गैया को ऐसा नहीं लगता।
उसने इस प्राणी के साथ बातचीत नहीं की है, इसलिए वह उसे नहीं जानती है, और अगर वह उसे नहीं जानती है, तो वह चाहती है कि उसकी बेटी उसके प्रभाव से जितना संभव हो सके उतना दूर रहे। आप चाहें तो उसे पागल कह सकते हैं, लेकिन उसे यह तरीका पसंद है। आखिरकार भरोसे के मामले में उसके पिछले अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। NOWELLBJAN.CO। एकमात्र व्यक्ति जिसने अब तक कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ा, वह था उसका पति। सबसे अच्छा पति जिसकी वह कल्पना कर सकती थी। जब जीना का जन्म जीवन की दिव्यता के साथ हुआ, तो डार्लिंग ने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उसे मेरे भाई पर भरोसा था, और मुझे भी अपने भाई पर भरोसा था। वह मुझे या मुझसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। वह इन्फिनिटी से अलग है, जिसे ईमानदारी से कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन मैं अब भी चाहती हूं कि वह अपने पिता की निगरानी में रहे, गया ने जोर देकर कहा। जीन ने कंधे उचका दिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तो विक्टर से पूछ लो, वह तुम्हारी मदद करेगा। मैं करूंगी, गया ने सिर हिलाया। जीन ने आह भरी। उसे गया के शब्दों से वाकई दुख हुआ, लेकिन वह समझ सकती थी कि देवी की इच्छाएं कहां से आती है। यहां हर किसी को विक्टर के अलावा किसी और प्राणी पर भरोसा नहीं था, और ये भरोसा संबंधी मुद्दे पिछली घटनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि उसके और गया के साथ क्या हुआ, या क्योंकि वे विक्टर के अलावा किसी और प्राणी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते थे। जब कमरे में सन्नाटा छा गया, तो रूबी ने बात संभाली। अब जब तुम दोनों ने तय कर लिया है कि क्या करना है, तो चलो चर्चा जारी रखते हैं। रूबी ने सोफे पर लेटे हुए गया के होलोग्राम को देखा। जैसा कि गया ने कहा, मैं प्रस्ताव करती हूं कि हम अपनी बेटियों को इकट्ठा करें, जिनके पास कुछ देवता हैं जो संभवतः आदिमों से संबंधित हैं, और उन्हें डार्लिंग के प्रभाव में लाएं। मान गया, मान गया, मान गया। रूबी के सुझावों से सभी सहमत थे, इसलिए चारों ओर सहमति के स्वर गूंज उठे। रूबी ने महिलाओं की ओर देखा, उसकी नजरें खास तौर पर जीन पर टिकी हुई थी। मैं आप बहनों के लिए भी यही प्रस्ताव रखती हूँ। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उन्होंने अजाटोथ को सुना। मेरा सुझाव है कि अब आप ऐसा न करें। सभी की निगाहें काले बालों और काली आंखों वाली उस महिला पर टिक गईं, जो विक्टर की प्रतिरूप लग रही थी। बाल देवताओं को उनकी प्रारंभिक अवस्था में एक अलग ऊर्जा में बदलना अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया है। यही बात मेरे पति और दूसरी महिला के बीच आत्माओं के मिलन से पैदा हुए देवताओं पर भी लागू होती है। आखिरकार डार्लिंग को बस इतना करना है कि उनमें पहले से मौजूद किसी चीज को खिलाना है। लेकिन यही बात तुम लड़कियों पर लागू नहीं होती। यहाँ आप में से अधिकांश अपनी दिव्य अवधारणाओं में अच्छी तरह से विकसित देवता हैं, कुछ तो अपनी अवधारणाओं की चरम क्षमता तक भी पहुंच चुके हैं, जैसे कि एफ्रोडाइट, गैया और निक्स। आप में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बहुत बड़ी होगी। डार्लिंग के साथ विभिन्न तरीकों से आपकी बातचीत के कारण आपके शरीर में एल्ड्रिच ऊर्जा होने के बावजूद, विक्टर की आत्माओं और आपकी आत्माओं के मिलन से पैदा हुई बेटियों की तुलना में आपके भीतर अभी भी कम ऊर्जा है। यदि हम इसे परिप्रेक्ष्य में रखें और संक्षेप में कहें, तो हमारी बेटियां संकर देवियां हैं, एक एल्ड्रिच देवता और इस सृष्टि की बेटियां, जबकि आप देवियां हैं जिनके भीतर एक चौथाई एल्ड्रिच ऊर्जा है। एक चौथाई एक छोटी संख्या लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि उनके भीतर यह न्यूनतम ऊर्जा नहीं होती, तो वे पागल हुए बिना अजाटोथ से बात भी नहीं कर सकते थे। जबकि हमारी बेटियां संकर होने के कारण उन्हें खिलाने के लिए बहुत कम या लगभग कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वही आप पर लागू नहीं होती है। आप में से अधिकांश इस सृष्टि में पैदा हुए हैं, जिससे विक्टर के लिए आपको कमजोर किए बिना बदलना कठिन हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। मैं समझती हूँ। ये स्वामित्व के परिवर्तन जैसा है ना? विलेनोरा ने बोलते हुए अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा। जबकि हमारी बेटियों के लिए मुख्य ऊर्जा को बदलना आसान है, वही हमारे लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, हम इस सृष्टि में पैदा हुए हैं, और हमारा अधिकांश अस्तित्व इस सृष्टि के नियमों से बना है। मूल रूप से, हाँ। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह असंभव है। मैं ये कह रहा हूं कि आप गंभीर रूप से कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि डार्लिंग अभी तक एक एल्ड्रिच कैस के रूप में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। उसके लिए उन लोगों को खिलाना और बदलना आसान है जो अस्तित्वगत दृष्टि से आपसे ज्यादा उसके करीब हैं, जिन्हें आपकी दिव्यता के क्षेत्र के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता है।